मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनेंद्र प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, अभी चर्चा एक ही बात की हो रही है, ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस की। शिक्षकों में भी भारी उत्साह है, देखने को भी मिल रहा है और आपस में चर्चाएं भी हो रही हैं। सभी लोग एक सुर से पूछ रहे हैं कि ओपीएस में ज़्यादा फायदा है, यूपीएस में है। एनपीएस के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि कोई फायदा नहीं है। और ईपीएफ की बात क्या की जाए, 15 साल 20 साल के बाद जो लोग नौकरी से रिटायर करेंगे तो ईपीएफ में 3000 की भी गारंटी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, ये समय का फेर है। एक समय था जब ओल्ड पेंशन लागू था, ओपीएस, तो लोग बड़े ही शांति से, बड़े ही मन लगा के काम किया करते थे, क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में आशान्वित थे कि कल अगर कोई हमें पूछेगा नहीं तो जो पेंशन है वो एक बेटा के रूप में मेरे सामने रहेगा और वो हमारी सेवा करेगा। प्यारे मित्रों, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस है क्या, इसमें क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि ओपीएस एक वित्त पोषित गैर अंशदायी योजना है। यानी ओपीएस जिनको मिलता है उनको अपना अंश देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपने अंश से उनको पेंशन देती है। यूपीएस एक वित्त पोषित अंशदायी योजना है। बेसिक अंतर, इसमें सरकार तो अंश देगी ही, लेकिन जो पेंशन पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी 10% वेतन का, मूल वेतन का कटेगा। मेरे प्यारे मित्रों, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे और सरकार पहले 14% करती थी एनपीएस में, जिसे बढ़ा करके 18.5% अब सरकार की ओर से किया जाएगा। ये बेसिक अंतर है। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक अंशदायी वित्त पोषित योजना की ही संरचना में बना हुआ है। यह सबसे बेसिक अंतर है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल श्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और उन्होंने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सभी आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था। कल मैंने यह भी बताया था, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की, नव स्वीकृत यूपीएस अपने पहले स्तंभ के रूप में 50% सुनिश्चित पेंशन और दूसरे स्तंभ के रूप में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगा। मेरे मित्रों, इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारी हैं भारत सरकार में, और राज्य सरकार सभी जोड़ दिए जाएं तो पूरे भारतवर्ष में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर लगभग 90 लाख कर्मचारी पहुंचते हैं जिनको ये फायदा होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के पास मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। हमें नहीं लगता कि कोई एनपीएस चाहेगा, वैसे चयन करने का तो सबको अधिकार है, चयन आप भी कीजिए, लेकिन सभी लोग यूपीएस में जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। वैष्णव जी ने बताया कि केंद्र द्वारा समिति गठित की गई थी जिसकी योजना की रूपरेखा अंतिम रूप से देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित शीर्ष संगठनों के साथ 100 बैठकें की गई। देखिए सर, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोलता रहा हूं कि सरकार मिनिमम पेंशन 7,000 रुपया मिनिमम करने का विचार कर रही है। तो मैं जब बोलता था वो ईपीएफ के तहत मैं बोलता था कि सरकार ईपीएफ को अगर लागू रखती है तो मिनिमम 7,000 रुपया मिनिमम पेंशन देगी। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन जब यूपीएस आया तो सरकार को भी मालूम है कि आज के डेट में 10,000 रुपया और आज से 10 साल बाद 10,000 रुपये का क्या मूल्य रह जाएगा। इसलिए मिनिमम 10,000 रुपया भी अगर मिलता है तो संभवतः पति पत्नी के लिए एक अच्छी बात होगी, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्रालय के अंतर व्यय विभाग DOE
यूपीएस के क्रियान्वयन के लिए एक परिचालन रूपरेखा जारी करने की संभावना है। यह रूपरेखा विभिन्न स्थितियों के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करेगी, जैसे कि उन लोगों के लिए जो एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी वार्षिकी से आंशिक निकासी की है। देखिए 2004 के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग रिटायर किए हैं वो एनपीएस के तहत रिटायर किए, उनका पेंशन एनपीएस के तहत मिल रहा है। उसमें बहुत सारे लोग 40% 50% तक अपना पेंशन जो उन लोग का जमा हुआ वो निकाल लिए। इसके बावजूद सरकार अब चाह रही है कि आने वाले समय में उनके लिए भी एक मिनिमम पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री ने यूपीएस की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो कि उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्यारे मित्रों, प्रधानमंत्री ने अच्छी बात कहा, हमें उनके बातों का स्वागत करना चाहिए। और कल मैंने बताया भी था कि एकीकृत पेंशन योजना है क्या। फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मित्र कल के वीडियो नहीं देखे होंगे उनके लिए, यूपीएस का उद्देश्य राजकोषीय नीति को कर्मचारी लाभों के साथ संतुलित करना है। यह पुरानी पेंशन योजना यूपीएस के समान परिभाषित लाभ पेंशन को एनपीएस की अंशदायी प्रकृति के साथ जोड़ता है। देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सुनिश्चित पेंशन। कम से कम 25 साल के सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। कम वर्षों की सेवा करने वाले लोगों को उनके कार्यकाल के अनुपात में पेंशन मिलेगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए मित्रों, पहले क्या था ओपीएस में कि अंतिम वेतन विपत्र जो मिलता था उसका 50% मिलता था ओपीएस में। यूपीएस में 12 महीने का औसत जोड़ा जाएगा, तो लगभग 12 महीने का औसत एक ही जैसा होता है। फिर भी एक सरकार एक नियम बना दी है, आगे चलकर ये भी एक नियम समाप्त किया जाएगा। लोग लड़ेंगे, कर्मचारी संगठन इसको लिख करके देगा, और चुनावी वर्ष अभी बिहार में है, आने वाले समय में फिर चुनाव तो होना ही है ना, तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उनके जीवन साथी को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की 60% राशि के बराबर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यानी अगर वो व्यक्ति पेंशन पाने वाला व्यक्ति या अपने जीवन काल में भी उस नहीं रहते हैं, तो उनके जीवन साथी को, उनके आश्रित को 60% के रूप में पेंशन मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों को मुद्रास्फीति के अनुपात समायोजित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखें। महंगाई राहत, यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कर्मचारियों के समान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी। अच्छी बात है। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान मिलेगा, जो कि सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए उनके मासिक वेतन और महंगाई भत्ते सहित के 1/10वें हिस्से के बराबर होगा। इस भुगतान में सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। यूपीएस और पुरानी पेंशन योजना के बीच में क्या समानता है? सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों चीज जब अलग अलग है तो कुछ तो समानता भी होगा। तो हाल के वर्षों में राजनीतिक विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बारे में सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष का लाभ उठाया, जिसे आमतौर पर नई पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है। इस असंतोष के कारण हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारों के साथ साथ पंजाब में भी आप सरकार ने पुरानी पेंशन ओपीएस को बहाल कर दिया। ओपीएस ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों को उसके अंतिम
और एक मूल वेतन के 50% पेंशन प्रदान करने का जो प्रस्तावित यूपीएस के समान है, इसके अतिरिक्त महंगाई राहत जो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है, वो जीवन की बढ़ती हुई लागत की भरपाई के रूप में शामिल किया गया है, पुराने के तरह। लेकिन कुछ तो अंतर है। तो भिन्नता क्या है? 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस ने ओपीएस की जगह ली। उनके वित्तीय अस्थिरता को दूर किया जा सके, एनपीएस ओपीएस में 2 मुख्य पहलुओं में भिन्न है, जिसमें सुनिश्चित पेंशन को समाप्त कर दिया जाता है और इसे कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी 9 पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा प्रतिबंधित निम्न से लेकर उच्च जोखिम तक के विभिन्न योजनाओं से चुन कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी शामिल है। मेरे प्यारे मित्रों, सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस का विरोध किया क्योंकि इसमें कम सुनिश्चित रिटर्न मिलता है और ओपीएस के विपरीत इसमें कर्मचारी योगदान की आवश्यकता होती है। ओपीएस की लगातार मांग के कारण 2023 में वित्त सचिव सोमनाथ जी, देखिए ये वही सोमनाथ जी हैं जो तब उस समय वित्त सचिव थे, उनके ही अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, 100 से ज्यादा बैठकें हुई, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक से भी इन्होंने परामर्श लिया, उसके बाद ये सिफारिशें लागू की गई। और सौभाग्य है कि आज वही सोमनाथ जी आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सोमनाथ जी कहा कि सेवानिवृत्त लोगों को बकाया राशि को एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। कर्मचारी एनपीएस के तहत बने रहना चुन सकते हैं, लेकिन यह लाभकारी होने की संभावना नहीं है। एक बार कोई विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। देखिए, सोमनाथ जी भी कह रहे हैं कि आप एनपीएस में अगर बने रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो कर्मचारी इतने बेवकूफ हैं, वो कभी नहीं रहेंगे, सबके सब यूपीएस के तहत चले आएंगे और निश्चित गारंटेड पेंशन योजना में ज्यादा लाभ दिखाई देता है। मेरे प्यारे मित्रों, वर्तमान में यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, पर धीरे धीरे सभी राज्य अवश्य इसे अपने पेंशन योजना में शामिल कर लेंगे। यूपीएस लागू होने के बाद खजाने पर अधिक वित्तीय भार होगा। तो सोमनाथ जी कह रहे हैं कि इस बकाया राशि के क्रियान्वयन के पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग 800 करोड़ का बोझ पड़ेगा। जो बकाया, जो एनपीएस के तहत जो रिटायर किए हैं, उन लोगों को बकाया राशि का जब भुगतान किया जाएगा तो 800 करोड़ लगेगा और कुल व्यय 6250 करोड़ रुपया लागत आएगी। देखिए, आप सरकार बहुत सी योजनाएं, मुफ्त में भोजन कोई दे रहा है, मुफ्त में राशन कोई दे रहा है, मुफ्त में पानी दे रहा है, सरकार पर बहुत बोझ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार गरीब भी नहीं है, तो इसलिए अगर ये 6250 करोड़ रुपया अगर सरकार खर्च कर रही है तो कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। भारत के स्तर पर सभी राज्यों को मिला करके अगर ये रकम जोड़ा जाए तो बहुत कम है। इसलिए ये तो अभी भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार का तो अलग आएगा। भारत सरकार पर लगभग 6200 करोड़ रुपया आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, फिर भी आपको लाभ है, सरकारी शिक्षकों को लाभ है। अब आता है, कल भी मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षक, देखिए इसमें बड़ा खेल हो रहा है, इस खेल को भी आप समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत शिक्षक 2003, 4, 5 में बने। ये नियम आया एनपीएस 2004 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के पहले जो पंचायत शिक्षक थे उन पर भी ये नियम लागू नहीं हुआ। ओल्ड पेंशन सरकार का कि 1 जुलाई 2006 से सबको नया नियमावली के तहत बहाल कर ली। आप वही शिक्षक हैं, नियुक्ति की तिथि 2003 है, 2002 है, 2003, 4, 5 है, लेकिन आपको 1 जुलाई 2006 से आप पुराने नए वाले में चले गए। फिर जब 2006 से 2015 तक आए तो सरकार का कि 1 जुलाई 2015 से एक नई नियमावली के तहत
चाइनीज पेंशन आपको देने लगी ईपीएफ के तहत, जो 2020 में लागू हुआ। अब मित्रों, सक्षमता के नाम पर फिर सरकार दोहन करने का उपाय कर रही है। आप परीक्षा पास कर गए, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग किस डेट में होगी? 2024 में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी आपका डेट आएगा। ये समझने की बात है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं कि अगर आप 6 से बहाल हैं, 7, 8, 9, 10 से बहाल हैं या 14 से भी बहाल हैं, तो आपकी तो 10 साल की भी सेवा चली गई, 18 साल की चली गई, 20 साल की चली गई, 22 साल की चली गई। आप बहाल होंगे कब? 2024 में। अब आप सोचिए कि 2024 में जब नई नियुक्ति का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो लिखेंगे कि आपकी नियुक्ति तिथि फलाना थी, लेकिन पेंशन तो निर्धारित होगा नहीं। जो मेरी जानकारी है, हो सकती है मेरी जानकारी गलत भी हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो 2024 हो जाएगा। उस हालत में आपकी सेवा, कई लोग मित्र बता भी रहे हैं कि मेरी 8 साल है, कोई 6 साल है, कोई 7 साल है, तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा? तो वक्त रहते अभी भी वक्त है, आप अपने बड़े लोगों से, कानून के जानकारों से या पेंशन पाने वाले लोगों से आप जानकारी अर्जित करें। अभी गजट प्रकाशित नहीं हुआ है, हम दिन रात लगे हुए हैं कि गजट जैसे ही मिले ताकि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको सुना दूं। लेकिन आपको एक बार विचार करना ही पड़ेगा, और मैं सक्षमता के खिलाफ नहीं हूं। आप सक्षम हैं, आप विशेष शिक्षक बने, ये आपकी उपलब्धि है। आपने कंप्यूटर पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा दी, ये आपकी उपलब्धि है। मैं सारी बातें मानता हूं, लेकिन सच्चाई रखना मेरा नैतिक धर्म है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार और से आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।